Morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 5 surface chemistry. ठीक है, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन क्या होता है. अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में जो मेन वर्ड है जो दोनों में कॉमन है दैट इज जॉर्प्शन. जॉर्प्शन मीन्स क्या, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में एंटर कर रहा है, कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है. तो जैसे चॉक है उसके अंदर वाटर एंटर कर रहा है तो वो उसमें तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है, यूनिफॉर्म मिक्स हो रहा है ना, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा है उसका, सॉरी, और वाटर जो है अंदर तक एंटर कर रहा है. ठीक है, तो उसमें भी अब्जॉर्प्शन है लेकिन कंप्लीट जॉर्प्शन है, तो वो हो गया आपका अब्जॉर्प्शन. ठीक है, और एडजॉर्प्शन सरफेस के ऊपर जॉर्प्शन. ठीक है, सरफेस के ऊपर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में एंटर कर रहा है लेकिन सरफेस की लिमिट तक, पूरी तरह नहीं. ठीक है, वो क्या हो गया आपका एडजॉर्प्शन. ठीक है, तो मेन जो आपका ये जो चैप्टर है लेसन नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपका हमने एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन डिस्कस किया था. लेसन नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें मेन जो है वो आपका एडजॉर्प्शन है. एडजॉर्प्शन में क्या है, एडजॉर्प्शन में क्योंकि ये सरफेस है इसीलिए जो सरफेस फिनोमिना है एडजॉर्प्शन हम उसी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें क्या होता है, सरफेस के ऊपर मान लो एक सब्सटेंस का सरफेस है, ये इसका सरफेस है. ठीक है, ये वाला इसके सरफेस के ऊपर सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. ठीक है, सिर्फ सरफेस के ऊपर जुड़ गए मान लो, और अंदर जो बल्क है उसके कांटेक्ट में नहीं आए हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, इसमें हमेशा हीट रिलीज होती है. एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है. ठीक है, तो हीट रिलीज होती है तो आपका जो ये होता है, जिस फिनोमिना में हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक. तो एड्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एड्जॉर्प्शन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है. ठीक है, और दूसरा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो डेल एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया इस रिएक्शन के लिए. तो एड्जॉर्प्शन फिनोमेना के लिए डेल एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि हीट हमेशा बाहर निकलती है, क्योंकि दूसरा सब्सटेंस उसके अंदर एंटर कर रहा है ना, तो जो उसके पार्टिकल की एनर्जी है पहले वाले वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, तभी उसके कांटेक्ट में आएंगे, वो एनर्जी बाहर निकलेगी. ठीक है, तो डेल एच हमेशा नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एड्जॉर्प्शन में. दूसरा सेकेंड है आपकी इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो इसी से रिलेट हो जाएगी डेल एच से. एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी. अब एक सब्सटेंस, ये तो फर्स्ट सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस है मान लो यहाँ पर. अब ये सब्सटेंस इसके सब्सटेंस के अंदर एंटर कर रहा है इसके पार्टिकल के साथ. ठीक है, और एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, तो इनकी मूवमेंट जो थी, इस पार्टिकल की जो मूवमेंट थी वो कम होगी ना, डिक्रीज होगी इसकी पार्टिकल की मूवमेंट. ठीक है, तो क्या होगी, रैंडमनेस, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, तो डेल एस भी नेगेटिव होगा. ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट, उनकी भागदौड़ में कमी आएगी. ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका डेल जी. डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल एच अगर आपका नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है पहले से, और डेल एस भी आपका नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डेल एस नेगेटिव होगा तो. ठीक है, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना, तो डेल जी आपका नेगेटिव हो जाता है. तो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना में डेल जी नेगेटिव है. डेल जी नेगेटिव होता है तब क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस. ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर इसका सॉरी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में किया था
कि जो डेल जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तब क्या होता है आपका, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस होती है मीन्स वो फिजिबल है, यानी कि आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल जी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। एड्जॉर्प्शन फिनोमेना की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सरफेस फिनोमेना है और सरफेस केमिस्ट्री को हम रीड कर रहे हैं। तो ये था एड्जॉर्प्शन के बारे में। अब एड्जॉर्प्शन के जो टाइप हैं वो क्या क्या होते हैं। एड्जॉर्प्शन के टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन बेसिकली दो तरह का है आपका, फिजियो एब्जॉर्प्शन एंड केमी एब्जॉर्प्शन। केमी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिजियो एब्जॉर्प्शन है और केमिकल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, फिजियो एब्जॉर्प्शन एंड केमी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकली जब आपके एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, ठीक है। और केमी एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में यानी कि फिजियो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला तो होता है कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस जब बनते हैं, मतलब फिजियो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, फिजिकल जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ना, वंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें हमेशा, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑब्जर्व होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं फिजियो एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। SORPT, हाँ, फिजियो एब्जॉर्प्शन में हमेशा वीक वंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इसमें केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस की हेल्प से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, बैठ जाता है, और इसमें केमिकल बॉन्ड्स की हेल्प से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। फिजियो एब्जॉर्प्शन और केमी एब्जॉर्प्शन हो गया आपका। जो आपका फिजियो एब्जॉर्प्शन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। फिजियो एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला है आपका नो स्पेसिफिसिटी। ऐसा नहीं है, इसमें कोई सब्सटेंस स्पेसिफिसिटी नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक गैस ही किसी सब्सटेंस के ऊपर एब्जॉर्ब हो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग तो हो ही नहीं रही है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वीक वंडरवॉल फोर्सेस यूनिवर्सल होते हैं, हर किसी के पास होते हैं। हर मैटर जब दूसरे मैटर्स के पास जाती है उनके बीच में कुछ ना कुछ वीक वंडरवॉल फोर्सेस ज़रूर हो, ठीक है, यूनिवर्सल है, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। कोई स्पेसिफिक गैस यहाँ पर कोई स्पेसिफिक गैस नहीं है कि हाँ एक पर्टिकुलर गैस के ऊपर ही ये इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगी है पर्टिकुलर गैस, तो इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट मतलब कितनी गैस आपकी एड्जॉर्ब हो रही है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ये एड्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, कि जो आपका एड्जॉर्ब हो रहा है, जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, एक पर्टिकुलर गैस का नेचर कैसा है, मतलब वो लिक्विफिएबल है या नहीं है, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेस जो लिक्विफिएबल यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, कितनी जल्दी हो सकती है, कितना टेम्परेचर उस पर लगेगा तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ये सब चीज़ें डिपेंड, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका कि एड्जॉर्प्शन कितना होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक गैस है जिसको आप एड्जॉर्ब करवा रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो एक सरफेस है, यहाँ पर आप एक गैस को प्रेशर लगा के एड्जॉर्ब करवा रहे हो, ठीक है, अगर वो इजीली लिक्विफाई हो सकती है, मतलब वो इजी बहुत कम प्रेशर पे लिक्विफाई, हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी ना पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, अच्छा आसानी से इसके अंदर घुस जाएगी, आसानी से इसके अंदर घुस जाएगी। और अगर वो लिक्विफाई नहीं हो सकती
मतलब बहुत हार्ड है उसको लिक्विफाई करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब ये जो एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन जो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है जो एड्जॉर्ब हो रही है आपकी। ठीक है, तो जो फिजियो एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या होता है, अगर आपकी जो गैस है वो ज़्यादा लिक्विफाई नहीं हो सकती और इजीली लिक्विफाई हो सकती है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपका एब्जॉर्प्शन कितना होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका केमी एब्जॉर्प्शन, सॉरी ये इसी फिजियो एब्जॉर्प्शन का ही नेक्स्ट पार्ट है आपका सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑब्वियसली ये तो है ही, अगर आप एक पर्टिकुलर कंटेनर का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, आप एक पर्टिकुलर कंटेनर का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा कि उसकी एड्जॉर्प्शन, ज़्यादा गैस के पार्टिकल उसके कांटेक्ट में आ पाएंगे। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो आपकी ये होती है फिजियो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है क्योंकि वीक वंडरफुल फोर्सेस से हैं, जैसे ही आप उस पर ज़रा सा फोर्स लगाएंगे वो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो उस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब है वो वापस चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा कि ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तो गैस में कन्वर्ट होगा ना, लिक्विड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जैसे एड्जॉर्प्शन आपको पता है, तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज क्वाइट लो। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो लो होगा, बहुत लो होगा। ठीक है, इस तरह से ये फिजियो एब्जॉर्प्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट टाइम हम केमी एब्जॉर्प्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।